मूर्ख मछुआरा और घमंडी पत्नी। सोहन बहुत मेहनत से जंगल में नदी किनारे मछलियाँ पकड़ रहा था। कुछ ही देर में काफी मछली पकड़ने के बाद सोहन खुद से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, चलो अब इसे बेचने को चलता हूँ। आशा करता हूँ आज काफी कमाई हो जाएगी। अरे चल भाई सोहन, अब अपना आज का नसीब देखा जाए। इतना कहते हुए सोहन बाजार को चला गया। तभी उसके पास एक ग्राहक आकर बोला, अरे भैया, आज जितनी मछलियाँ लाए हो तुम मुझे दे दो। आज सभी मछली मैं खरीदूंगा। क्या सारी मछली आपको चाहिए? हाँ, आज मेरे घर में काफी मेहमान आने वाले हैं। इतनी सारी मछलियाँ भी मुझे लगता है कम पड़ जाएगी। हाँ, सही बात है। मेहमान आते हैं तो सब्जियां हो या मछलियां ज्यादा तो लग जाती है। चलो लाओ अब मछलियां दो। जी भैया, अभी देता हूँ। वैसे कितने हुई सभी मछलियां के? 40 टके। क्या 40 टके? नहीं भैया, इतनी महंगी तो मैं ना लूंगा। भला इतनी महंगी दाम में मैं मछलियाँ क्यों लूं? अच्छा तो आप ही बताओ भैया, कितने दाम दोगे? 30 टका दूंगा। इतना कम दाम? अगर इतने दाम में देना है तो दो, वरना मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। अच्छा ठीक है, 30 टके में दे देता हूँ, ले लो भैया। ग्राहक को सारी मछलियाँ देने के बाद सोहन वापस से नदी किनारे जाकर मछलियाँ पकड़ता और फिर उसे बाजार में आकर बेचता। इसी प्रकार वह प्रतिदिन पैसे कमाया करता और उसी पैसों से रूखी सूखी खाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुजारा करता। जब भी सोहन घर को लौटता, वो दिन भर में जितना भी कमाया करता वो सारे पैसे जाके अपनी पत्नी रुक्मणी को दे देता। रुक्मणी, ये लो, आज 50 टके कमाया हूँ। आज फिर 50 टके? कभी सोचा है ये हर दिन तुम जो 50-100 कमाते हो, इसमें हमारा गुजारा कैसे करोगे? अरे मेरा ना सही, कभी अपने बच्चों का तो सोच लो। अरे अब तो ऐसे दिन आ गए हैं, पेट भर के रोटी भी नसीब ना होती है। अरे मैं जितना कर सकता हूँ उतना मेहनत तो करता ही हूँ। सुनो जी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब हम इस गांव में नहीं रह रहे। जब से इस गांव में आए हैं, हमने सिर्फ गरीबी ही देखी है। मानो यह तो भूखलों का गांव है। मेरी बात मानो, हम इस गांव को छोड़ देते हैं और दूसरे गांव जाकर गुजारा करते हैं। तुम दूसरे गांव जाके व्यापार क्यों ना करते? कब तक तुम सिर्फ मछलियाँ बेचोगे? मुझसे व्यापार ना होगा और भला अपना गांव छोड़कर कहीं और क्यों भटकना? अरे तो तुम क्या जिंदगी भर मछलियाँ ही बेचोगे? और भला मैं क्या ही कर सकता हूँ रुक्मणी, अब तुम ही बताओ। मेरे पूर्वज आज तक यही सब करते आए हैं, तो भला मैं व्यापार कैसे कर सकता हूँ? ऊपर से व्यापार के बारे में मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। अरे तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। पूर्वज करते आए हैं तो इसीलिए तो आज तक हम सब गरीबी ही देख रहे हैं। अगर तुम व्यापार कर लोगे तो कम से कम हमारे बच्चे तो गरीबी ना देखेंगे। अरे रुक्मणी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे व्यापार करना नहीं आता और मुझसे ये कभी होगा भी नहीं। अरे तुम कभी कोशिश तो करो। अच्छा चलो, अगर मैं व्यापार के लिए तैयार भी हो जाऊं तो भला यह बताओ, हम उतने पैसे व्यापार के लिए लाएंगे कहाँ से? हमारे गांव का साहूकार जो है काफी ज्यादा दयालु है, तुम क्यों ना उनसे मदद मांग लो। वो भला एक मछुआरे की मदद क्यों करेगा? तुम मांग के तो देखो। अच्छा चलो, सोचता हूँ। तुम पहले खाना लगाओ, बहुत जोरों सी भूख लगी है, दिन भर थका हुआ हूँ। इतनी सारी बातचीत के बाद सोहन भोजन करता है और फिर जैसे तैसे करके रात गुजारता है। सुबह होते ही सोहन सबसे पहले साहूकार के पास जाता है। सोहन को आते देख साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है सोहन, आज तुमने हमारी हवेली को कैसे याद किया? साहूकार साहब, अब आपको क्या बताऊं, बस थोड़ी सी मुद्राएं उधार लेने को आया हूँ। उधार? देखो सोहन, मैं तुम्हें उधार तो दे सकता हूँ, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु तुम एक मामूली मछुआरे हो। क्या तुम मेरा उधार समय से चुका पाओगे? यह बात सुनकर सोहन चिंतित हो गया। क्यों भाई सोहन, बोलो, चुका पाओगे? हाँ, क्यों ना चुका पाऊंगा, एकदम समय पर उधार चुका दूंगा। भला आपके धन से उधार लेकर व्यापार जो करना है, ये भी हो सकता है कि मैं समय से पहले चुका दूं व्यापार। और भला तुम्हें व्यापार करने का कोई तजुर्बा भी है? ना भैया ना, मैं तुम्हें उधार ना दूंगा। मुझे डर है कहीं तुम मेरा धन लेके डूब ना जाओ, तो तुम मुझे आकर ये बोलो कि अरे भैया, मेरा तो धंधा ही ना चला, अरे मेरा व्यापार ही ना चला, मुझे माफ कर दो, मैं आपका उधार ना चुका पाऊंगा। तो सुन लो भैया, ये सब नहीं चलेगा। कार साहब, आप विश्वास रखिए, मैं ये सब नहीं बोलूंगा और हो सके तो मैं आपका समय से पहले ही उधार चुका दूंगा।
लेकिन मैं तुम्हें फिर भी उधार ना दूंगा क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं। परंतु अगर तुम्हारा कोई मित्र जो संपन्न परिवार से हो और वो तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा तो मैं उधार दे दूंगा। सीधी बात, बाकी तुम अपना देख लो। अब ठीक है, तुम जाओ, जैसा हो मुझे बता देना आकर। सोहन साहूकार की सारी बातें सुनकर उदास होते हुए घर को लौटता है। घर पहुंचते ही रुक्मणी ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, उदास क्यों हो? पैसे मिले? नहीं, भला कोई एक मामूली मछुआरे को पैसे क्यों ही देगा, वो भी व्यापार के लिए जिसके पूर्वज आज तक मछलियाँ बेचकर अपना गुजारा करते हैं। उसे कोई व्यापार के लिए पैसे क्यों ही देगा? किसको अपने पैसे डुबाने हैं? अरे तुम कहना क्या चाहते हो, साफ बोलो ना। इसमें अब साफ कहने को क्या रखा है? साहूकार ने पैसे देने को मना कर दिया और कहते हैं वो एक ही शर्त पे मुझे पैसे देंगे, अगर कोई संपन्न परिवार का इंसान जो मेरा मित्र हो वह मेरी पैसों की जिम्मेदारी लेता है तभी वह मुझे अपने पैसे देंगे। उनके हिसाब से मैं व्यापार के बारे में कुछ ना जानता और अगर वो मुझे उधार देते हैं तो मैं उन्हें उनका उधार चुका ना पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। अरे तो भला इसमें इतनी चिंतित होने की कौन सी बात है? तुम्हारे वो जो दोस्त है ना मास्टर विजय सिंह, तुम उनसे जाके क्यों ना सहायता लेते हो? भला उनसे शिक्षित और सम्मानित इंसान इस गांव में है ही कौन? और उनके मास्टर होने के कारण गांव का कोई भी लोग उनका बात नहीं टालता। तुम उनसे जाकर एक बार मदद तो मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। भला दोस्त ही दोस्त के काम ना आएगा तो और कौन आएगा? तुम एक बार उनसे जाकर बात तो करो। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं उससे जाकर एक बार बात कर ही लेता हूँ। अगले ही दिन सोहन अपने मित्र विजय सिंह के घर चला गया और उसे जाकर सारी घटना बताते हुए कहता है, तो देखो, बात यह है कि इस गांव में तुम ही एक मित्र हो मास्टर जी, और मेरी पत्नी बहुत ही जिद कर रही है कि मैं दूसरा व्यापार करूं क्योंकि मछुआरे के काम में मुझे कोई भी फायदा ना हो रहा। रुक्मणी का कहना है जिस प्रकार टीवी देख रहे हैं हमारे बच्चे ना देखे, इसके लिए वह मुझे कोई व्यापार करने को कह रही है और व्यापार करने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। और इसी बात से चिंतित होकर मैं अपने गांव के साहूकार के पास गया था ताकि वो मेरी मदद करे, परंतु उन्होंने कहा कि मेरे पूरे खानदान ने आज तक मछुआरे का काम किया है और इसी कारण भी व्यापार का कोई भी ज्ञान नहीं है, और अगर वह मुझे पैसे देते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं उनके पैसे लौटा नहीं पाऊंगा। पहले तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, परंतु फिर कहा कि अगर कोई मेरा मित्र जो संपन्न परिवार से है और मेरी जिम्मेदारी लेगा तो वह मुझे मुद्राएं देंगे। तो अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अच्छा तो यह बात है। तो देखो भैया सोहन, बात यह है कि मुझे साहूकार की बात सही लग रही है। तुम्हें सच में व्यापार का कोई तजुर्बा तो नहीं है और तुम्हें खुद का व्यापार अभी नहीं करना चाहिए। मैं कुछ व्यापारियों को जानता हूँ जो मेरे कहने पे तुम्हें अपने व्यापार में कुछ काम दे देंगे। शुरुआत में तुम पहले व्यापार को सही से समझ फिर खुद का व्यापार करना, इस तरह तुम्हारी कुछ आमदनी भी हो जाएगी। क्या बोलते हो भाई, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं मास्टर जी, यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैं यह बात मान भी लूं, परंतु मेरी बीवी को यह बात कौन समझाएगा? वो तो बिल्कुल नहीं मानेगी। भाई सोहन सुनो, पत्नी की बातें सुननी और माननी चाहिए, यह सही है, परंतु पत्नी की सारी गलत बात भी सुननी और माननी नहीं चाहिए। भाई समझो, यह गलत है। तुम्हें व्यापार का कोई ज्ञान नहीं। अभी तुम मेरे कहने पे वो व्यापारियों के पास काम कर लो, फिर तुम अपना व्यापार करना। अरे समझो भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, आप नहीं समझोगे उसे और उसकी बातों को। मास्टर जी ने सोहन को समझाने की बहुत कोशिश, परंतु वह नहीं माना। अंत में मास्टर जी सोहन के साथ साहूकार के पास जाने के लिए हाँ कर देते हैं। चलो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब सोहन और विजय साहूकार के पास जाते हैं। मास्टर जी को आते देख साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, अरे मास्टर जी, अब आप आए हैं तो भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ। बस मेरा इतना सा सवाल है कि क्या आप सोहन की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? उसके बाद आप जितना बोलिएगा मैं उतना मुद्राएं उधार देने को सोहन को तैयार हूँ। हाँ हाँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ।
फिर तो ठीक है, बस अब मैं सारी मुद्राएं सोहन को दे देता हूँ। शुक्रिया विजय। सोहन साहूकार से सारी मुद्राएं लेकर घर को लौटता है। अरे ओ रुक्मणी, सुनती हो? हाँ हाँ, कहो क्या हुआ? अरे देखो, मुझे मुद्राएं मिल गए। सच में तुम्हें मुद्राएं मिल गए? हाँ हाँ, अब बस मुझे तुम ये बताओ कि मैं इस मुद्राएं से कौन सा व्यापार करूं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, इतने सारे व्यापार है, कोई भी कर लो। अभी तो फिलहाल हमारे पास इतने पैसे हैं कि तुम कोई भी व्यापार आराम से कर सकते हो। हाँ, बात तो सही है, किंतु यह तो स्पष्ट करो कि मैं कौन सा व्यापार करूं। अरे इतना क्यों सोचते हो, एक दुकान ही खोल लो ना घर के आगे। दुकान से अच्छा व्यापार और कोई होता है क्या? हाँ, सही कहती हो, यह सबसे अच्छा व्यापार है। दिनों में सोहन अपने घर के आगे एक दुकान खोल लेता है। भगवान की दया से दुकान ठीक ठाक चल रहा था। बात से रुक्मणी काफी खुश थी। क्यों जी, मैं कहती थी ना व्यापार कर लो, उससे हमारे दिन सुधर जाएंगे। देखो भगवान की दया से हमारा दुकान ठीक ठाक चल रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ रुक्मणी, सही कहती थी तुम। दुकान सही चलने के कारण रुक्मणी और सोहन काफी खुश थे, परंतु उनकी खुशी को ना जाने किसकी नजर लग गई। एक दिन अचानक रात में किसी कारणवश उनके दुकान पर आग लग गई। सोहन रुक्मणी को रोते हुए बुलाता है और कहता है, अरे हो रुक्मणी, सुनती हो? देखो हमारे दुकान पर आग लग गई है। अरे ओ रुक्मणी, सुनती हो? कहाँ, जल्दी आओ। उनकी रोते हुए आवाज सुनकर रुक्मणी वहाँ तुरंत आ जाती है और कहती है, अरे ये दुकान में आग कैसे लग गई? ये अचानक क्या हो गया? अरे हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए। सही कहती हो रुक्मणी, अब हम बर्बाद हो गए, अब हम लुट गए। मैंने किसकी नजर लग गई? अरे ओ रुक्मणी, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं साहूकार के पैसे कैसे लुटाऊंगा? अब तो मैं बर्बाद हो गया। मैंने सारी पूंजी इसमें लगा दी थी, अब मेरे पास कुछ ना बचा है। मेरी सारी पूंजी जल गई उस दुकान के साथ। साहूकार को क्या जवाब दूंगा? मुझे कुछ समझ ना आ रहा। दुकान जलने के कारण सोहन और रुक्मणी काफी रोते हैं। कई दिन बीत गए, परंतु सोहन अभी तक उस दुख से बाहर न आ पाया। ते देखते वह दिन भी आ गया जिस दिन उसे साहूकार को उसके पैसे लौटाने थे। क्या तुमने सोचा है तुम साहूकार को क्या जवाब दोगे? उनके पैसे लौटाने हैं ना तुम्हें? नहीं मालूम रुक्मणी, मैं किसको क्या जवाब दूंगा। मुझे कुछ समझ ना आ रहा। अब मैं उनके पास क्या मुंह लेकर जाऊं? तुम्हें उन्हें सच बताना ही होगा। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। मुझसे ना होगा, रहने दो। इतनी ही बातचीत में साहूकार मास्टर जी के साथ सोहन के घर को आता है। साहूकार को देखकर सोहन घबरा जाता है। तभी साहूकार सोहन से कहता है, तो भाई सोहन, मैंने तुम्हें मुद्राएं दी थी, अब वक्त आ गया है उनको वापस करने का। चलो लाओ, मेरे मुद्राएं वापस करो। साहूकार की ये सारी बातें सुनकर सोहन डर जाता है और अपनी नजरें झुका लेता है। इतने ही देर में रुक्मणी वहाँ पर आती है और साहूकार से कहती है, अरे साहूकार, हमें क्षमा कीजिए, हम आपके मुद्राएं ना दे पाएंगे। आप तो जानते ही हैं, आपके पैसों से हमने दुकान का व्यापार किया था, परंतु हमारी दुकान जल गई। इतनी पूंजी लगाई थी, सब उसी में खाक हो गई। हमारे पास तो खाने को भी पैसे नहीं है, आपका कर्ज क्या ही चुका पाएंगे। हमें क्षमा कर दीजिए साहूकार साहब। रुक्मणी की ये सारी बातें सुनकर साहूकार सोहन से कहता है, तो अब बोलिए सोहन भैया, मैंने कहा था ना कि मुझे यही सब सुनने को मिलेगी, परंतु तब तो आप बड़े गर्व से कह रहे थे कि आप मेरे पैसे समय से पहले चुका दोगे। मैंने कहा था आपको व्यापार का तजुर्बा नहीं, आप मेरे पैसे डुबा दोगे। लेकिन देखो भैया, मुझे ये सबसे मतलब नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। साहूकार की इन सारी बातें को सुनकर मास्टर जी साहूकार से कहते हैं, अरे साहूकार साहब, इतना चिंता ना करें, मैं सोहन के बदले आपके सारे उधार चुका दूंगा। बस आप मुझे 2 दिन का समय दें। 2 दिन में मैं खुद आकर आपको सारे उधार चुकता कर दूंगा, ठीक है ना? इतना चिंता ना करें। विजय की सारी बातें सुनकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। साहूकार के जाने के बाद विजय अपने मित्र सोहन को कहता है, तो क्यों भाई, मैंने कहा था ना कि इंसान को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वह संपन्न हो।
सभी कार्य हर इंसान के लिए ना बना है, परंतु तुम मेरे सुनते कहाँ हो। अगर आज सुन लेते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। देखो भाई, अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मैं भला इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम आगे जाके दोबारा ये गलती ना करो। मित्र हूँ भाई, इतना छोटा मोटा कर्ज तो चुका ही सकता हूँ, परंतु ये तुम्हारे जीवन की सीख है। इंसान को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वो संपन्न है। सोहन को इतनी सारी बातें समझाकर विजय भी अपने घर को लौट जाता है। विजय के जाते ही रुक्मणी सोहन से कहती है, कैसा मित्र है आपका, हमारी गरीबी का मजाक बना के उसे कितना मजा आ रहा है। देखो कैसे आपको ताने देकर चला गया। अरे रुक्मणी, यह क्या कहती हो? विजय ने हमें ताना कहाँ दिया? वो तो भला इंसान हमारी सहायता कर रहा है। अगर मैंने उसकी बात उस समय मान ली होती तो सही बात है, आज यह दिन देखने को ना मिलता। अरे तुम मूर्ख के मूर्ख रहोगे। तुम्हें उसकी बातें दिखाई दी, परंतु उसने जो अंदर ही अंदर मजाक बनाया तुम्हें वह न दिखा। अरे तुम कुछ ज्यादा सोचती हो। उसने कोई मजाक ना बनाया है, उसने मुझे सच का सामना करवाया है। मैंने तुम्हारी बात मानकर ही गलती की। मुझे यह व्यापार आता ही नहीं था। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारी बात सुनकर मछुआरे का काम छोड़कर व्यापार करने गया था। अब जाने दो मुझे, वापस से मुझे मछलियाँ पकड़नी है। रुक्मणी से बातें करने के बाद सोहन टोकरी उठाकर मछलियाँ पकड़ने निकल जाता है। वह नदी किनारे बैठ के रो रहा था। तभी एक जल देवी नदी से बाहर आती है। उसे देखकर सोहन डर जाता है और कहता है, अरे अरे आप कौन हैं? डरो मत सोहन, मैं जल देवी हूँ। मैं प्रतिदिन तुम्हें देखा करती थी कि तुम आते थे और मछलियाँ पकड़ते थे, परंतु कुछ महीनों से तुम नहीं आ रहे थे और आज आए भी हो तो रो रहे हो। भला बताओ क्या दुख है तुम्हें? अरे अब आपको क्या बताऊं जल देवी, मैंने अपने पत्नी के कहने पर व्यापार शुरू किया था, परंतु वह व्यापार ना चला। मेरी सारी संपत्ति पूंजी सब जलकर खाक हो गई। अब तो यह दिन आ गया है कि मेरे पास खाने को भी पैसे ना बचे हैं। इससे बड़ा दुख क्या ही हो सकता है। बस इतनी सी बात और इसके लिए तुम इतना रो रहे हो? मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। आज तुम जो बोलोगे तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? क्या आप सच कह रही हैं? आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगी? हाँ सोहन, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। जो मांगना है मांग सकते हो। अच्छा सच्ची? तो आप एक काम कीजिए, मुझे राजा बना दीजिए। अरे नहीं नहीं, राजा मत बनाइए। आप मुझे क्या कर सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आऊं? अरे हाँ हाँ, पूछ सकते हो। आप यही रहिएगा क्या? अरे तुम जब भी आओगे मुझे यही पाओगे। ठीक है, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। ठीक है। जल देवी से बातें करने के बाद सोहन अपनी पत्नी रुक्मणी के पास जाता है और उसे कहता है, अरे ओ रुक्मणी, सुनती हो? बाहर आओ जल्दी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अरे चिल्लाते क्यों हो? आ रही हूँ, जरा ठहरो। अरे थोड़ा जल्दी आओ, बहुत जरूरी बात है। हाँ कहो, क्या जरूरी बात है, बताओ। अरे अभी जब मैं मछलियाँ पकड़ने गया था तब मैं नदी किनारे बैठ के रो रहा था। तब जल देवी मेरे रोने की आवाज सुनकर बाहर आती है और कहती है कि वो मेरी एक इच्छा पूरी करेगी। अब तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या अपनी इच्छा पूरी करवाऊं। अरे मूर्ख, तुम उनसे घर मांग लो, पैसे मांग लो, ताकि हम पूरी जिंदगी आराम से निकाल सके। अच्छा सही कहती हो। रुको रुको, मैं अभी उनके पास जाता हूँ और ये इच्छा पूरी करवाता हूँ। सोहन नदी किनारे वापस चला जाता है और जल देवी को बुलाता है। जल देवी, आप कहाँ हैं? मैं अपनी इच्छा लेकर आ गया हूँ। सोहन की आवाज सुनकर जल देवी वापस से प्रकट हो जाती है। हाँ तो कहो सोहन, क्या इच्छा लेकर आए हो? जल देवी, मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरी कुटिया है उसे आप महल में बदल दो और उसमें ढेर सारे पैसे भर दो, ताकि मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोबारा कभी गरीबी ना देखें। अच्छा ठीक है, जाओ, तुम्हारी कुटिया महल बन गई, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। क्या सच्ची? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। इतना कहते हुए जल देवी वापस से गायब हो जाती है। सोहन अपने घर को जाता है और वो देखता है कि सच में वह कुटिया की जगह पर अब एक महल बन गया था। वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि रुक्मणी पूरे सोने के हार और अच्छे वस्त्र पहन के खड़ी थी। अरे आप आ गए, देखिए हमारे घर को ये महल बन चुका है और ये वस्त्र देखिए, लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल महारानी। हाँ हाँ रुक्मणी, एकदम महारानी जैसी लग रही हो। ना जाने भगवान की क्या कृपा थी हम पर। सही कहते हो, भगवान ने काफी कृपा दिखाई है हम पर। इधर सोहन के साथ जो रातों रात चमत्कार हुआ वो पूरे गांव में फैल चुका था। सभी लोग उसी के बारे में बातें किया करते।
अरे भाई, तुमने देखा सोहन का कुटिया अचानक से महल को बन गया है। हाँ भाई, मैंने भी देखा। न जाने रातों रात क्या चमत्कार हुआ, वो तो काफी धनी हो चुका है। हाँ भाई, सोहन ने भी क्या भाग्य पाए है। जैसे जैसे दिन बीतते गए रुक्मणी के व्यवहार में भी बदलाव आते गया। अब रुक्मणी गांव के किसी भी लोग से ढंग से बातें ना करती, वो घमंडी होते जा रही थी। तभी एक दिन मास्टर जी सोहन के घर आते हैं और कहते हैं, अरे भाई सोहन, तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा चमत्कार हुआ। मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारी पत्नी का व्यवहार पूरे गांव में चर्चित में है। वह सबसे बड़ी घमंड से बात करती है। इसीलिए मैं समझाने आया हूँ कि भले पैसे लाख हो जाए, परंतु अपना व्यवहार ना बदलना चाहिए। सही कहते हो भाई, परंतु वो मेरी बातें कहाँ सुनती है। अब कौन उसे समझाए। ठीक है सोहन, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मुझे जो लगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। सोहन को ये सारी बातें समझाने के बाद विजय वापस अपने घर को लौट जाता है। इधर सोहन की अमीर होने की खबर महाराज विक्रमजीत तक पहुंचती है और वो मंत्री जी से कहते हैं, अरे सुना है हमारे गांव में एक सोहन नाम का इंसान रातों रात अमीर हो गया है। जी महाराज, सही सुना है आपने। न जाने कौन सा चमत्कार हुआ है उसके साथ। उसकी कुटिया अब महल को बन गई है। अच्छा, यह बात है तो एक बार मैं उस सोहन से मिलना चाहता हूँ। सिपाहियों से कहकर यह संदेश उसके महल तक भिजवाइए कि राजा विक्रमजीत सोहन को महल बुलाए हैं। वह उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है महाराज, ये खबर मैं सिपाहियों से कहकर सोहन तक पहुंचवाता हूँ। महाराज से मिलने की खबर सिपाहियों ने जाकर सोहन को दी। सोहन, महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं। वह तुम्हें महल को बुलाए हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं, वो भी महाराज विक्रमजीत? अच्छा रुको, मैं तुरंत ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। इधर रुक्मणी सिपाहियों और सोहन की बातें सुन रही थी। वह तुरंत सोहन से कहती है, अरे ओ जी, तुम क्यों जाओगे महाराज विक्रमजीत से मिलने? अब हम थोड़ी महाराज और महारानी से कम हैं। जिसे मिलना है वो हमारे महल को आए, भला हम क्यों उनसे मिलने को जाए। सभी जाके महाराज से कह दो सोहन मिलने को नहीं आएगा, महाराज को मिलना है, महाराज हमारे महल को आए। मनी की ये सारी बातें सुनकर सिपाही वापस महल को लौट जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज, सोहन की पत्नी ने कहा है कि जिसे सोहन से मिलना है उसे उनके महल जाना होगा। सोहन आपसे मिलने आपके महल को ना आएगा। उसकी ये हिम्मत, वो महाराज का निमंत्रण ठुकराता है। अभी मैं उसके पास जाता हूँ और इसको उसके महल से निकालता हूँ। सिपाहियों, मंत्री, मेरे साथ चलो। महाराज गुस्से में सोहन की महल की ओर जाते हैं और वहां पहुंचकर सोहन और उसकी पत्नी को महल से निकाल देते हैं और कहते हैं, अरे तुम अभी अमीर बने हो, ये राज्य मेरा है। ये छोटी मोटी महल तो मैं ऐसे ही हड़प लूं। तुम्हें अब इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों अपने बच्चों के साथ इस महल से निकल जाओ। यह महल आज से मेरा है। यह राजा विक्रमजीत का महल है। आज के बाद तुम इस महल की ओर पलट कर भी नहीं देखोगे। और रुक्मणी उस महल से निकल जाते हैं और वह वापस से गरीब बन जाते हैं। तभी सोहन रुक्मणी से कहता है, लो, हो गया ना, कहा था मैंने, मुझे जाने दो। परंतु ये तुम्हारी घमंडी व्यवहार ने आज हमें फिर अमीर से गरीब बना दिया। तुम कभी ना सुधरोगी। ना जाने मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनता हूँ। सही कहता है विजय, पत्नी की सारी बातें नहीं सुननी चाहिए। तुम ही बताओ, तुम, मैं और ये बच्चे कहाँ रहेंगे? अब हमारे पास तो रहने को घर भी ना रहा। सोहन रुक्मणी पर चिल्ला रहा था। विजय उधर ही से गुजर रहा। वह सोहन की सारी बातें सुनकर सोहन से कहता है, अरे भाई, चिंता ना करो, आओ मेरे घर पर रह लो। परंतु याद रखना, यह मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रहा हूँ, क्योंकि यह गलती तुम्हारी नहीं है। तुमने अपनी पत्नी के कहने पे किया जो भी किया, लेकिन मैं ये तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रहा हूँ। इसके बाद मैं तुम्हारी कोई सहायता ना करूँगा। अरे मैंने पहले भी समझाया था, पत्नी की बातें सुननी चाहिए, परंतु गलत बातें नहीं सुननी चाहिए। सही कहते हो भाई, आज के बाद मैं इसकी कोई बात न मानूंगा। जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूँगा। सोहन अपने परिवार के साथ विजय के घर रहने को चला जाता है। उस घटना के बाद सोहन कभी भी रुक्मणी की बातें ना सुनता। वह वापस से मछुआरे के काम में लग जाता और दिन रात पैसे कमाता।